हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं शिक्षा के लिए अच्छी जगह जाकर पढ़ाई लिखाई करें और इसीलिए आजकल कई सारे माता पिता विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, राशि जमा करते हैं, निवेश रणनीति बनाते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं और जिस तरह से भारतीय बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन लोन की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम एजुकेशन लोन की एक संपूर्ण पाठशाला लेकर आए हैं जहां पर आपको बताएंगे कि कैसे सही तरीके से आपको एजुकेशन लोन मिलता है, किस तरह से। इतना ही नहीं, अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजना चाहते हैं या अगर भारत में ही कहीं अच्छी तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे कोर्सेज करवाना चाहते हैं, तो किस तरह के कोर्सेज आजकल चलन में है, कहाँ किसका भविष्य ज़्यादा है। आज करेंगे आपके बच्चों की करियर प्लानिंग और उनकी उच्च शिक्षा की प्लानिंग। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रतिभा जैन, फाउंडर CEO एड्यू अब्रॉड कंसल्टिंग, AR हेमंत, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस बैंक बाजार, हर्ष रुमटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर LLP। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज आप तीनों की भूमिका बहुत अहम है इस लिहाज से क्योंकि आप आज उन तमाम माता पिता को बताएंगे कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं और वो कोर्सेज वो अफोर्ड कर पाए उसके लिए वो कैसे एजुकेशन लोन ले सकते हैं अगर उन्होंने अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया है। तो हर्ष, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, हम आगे चल के चर्चा में कोर्सेज की बात भी करेंगे, लेकिन मोटा मोटा जब भी हम एजुकेशन के खर्चे की प्लानिंग करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक भूमिका बांध देते हैं चर्चा की ताकि आगे सवाल पूछना मेरे लिए, आप सभी के लिए आसान हो जाए। महंगाई, एजुकेशन, इन्फ्लेशन की हम बात करें तो आपको कैसे काउंट करनी चाहिए, कैसे आपको निवेश करना चाहिए ये सोचते हुए कि बच्चा भारत में पढ़ेगा, भारत के बाहर पढ़ेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, क्या क्या सामग्री होती है जो एजुकेशन प्लानिंग या इसके खर्चे की प्लानिंग में ज़रूरी होती है। हर्ष। प्लानिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा क्या करेगा। प्लानिंग अगर आपने करनी है तो जब बच्चा छोटा है तभी से आप करेंगे, तो 10-15 साल के बाद वो क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, क्या टाइप का कोर्स करेगा, बहुत उसमें अनसर्टेनिटी होती है। बट दैट्स व्हाट प्लानिंग सिर्फ उसी के लिए होता है कि एक अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में आप थोड़ा उसको जो है एक थोड़ी-सी उसके बारे में एक भूमिका बाँध के उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर समझो आपका बच्चा अभी 3-4 साल का है, आप उसकी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता, हो सकता है कि 18 की उम्र होने के बाद वो कोई म्यूजिशियन बन जाए, स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए जिसमें पैसे ना लगे। ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन अगर बन जाए तो हो सकता है कि जो भी आपने अरेंजमेंट किया हो वो जरूरत ना हो। फिर भी प्लानिंग कैसे करें? आई थिंक एक ब्रॉड डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस और आपके जो दूसरे गोल्स हैं बच्चों की पढ़ाई के अलावा, उसके मुताबिक क्या आप इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं या ओवरसीज अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे गोल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कंपेयर टू चाइल्ड्स एजुकेशन। ये चीजें लोग जल्दी से व्हेन पीपल लोगों को जब फोर्स किया जाता है कि आप डिसाइड करिए आपकी रिटायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इमोशनल डिसीजन है और ये भी आप 15 साल पहले से उनसे मांग रहे हैं, तो इसको सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। एंड अगर अल्टीमेटली अगर बच्चे को वो जरूरत ना पड़े तो ऑब्वियसली पैसा आप ही का है, आप उसको दूसरे गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर पहले से प्लान करें तो अच्छा है। एजुकेशन इन्फ्लेशन का जहां तक सवाल आता है, अगेन बहुत डिफिकल्ट है उसको एस्टिमेट करना, बट अ नॉर्मल एस्टिमेशन दैट आप कर पाओ वो ये है कि इंडिया में है तो आप शायद 8 से 10% कर लो। आज कोई प्रोफेशनल कोर्स ले लो तो पर ईयर इतना खर्चा होता है, मेरिट सीट पे जाएगा, नॉन मेरिट सीट पे जाएगा। थोड़ी सी प्लानिंग आपने अगर कर ली तो डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज, इफ दे आर मोर देन, इफ यू अल्टीमेटली एंड अप कि विद मोर मनी देन व्हाट इज नीडेड, तो फिर वो ठीक है। ओवरसीज की करनी है तो फिर वो उसका एक रीजनेबल मापदंड है कि 1 साल का 50 लाख रुपया।
इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस, ट्यूशन, अनलेस कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स आप कर रहे हो, तो यूएस का 50 लाख है, यूरोप में हो सकता है थोड़ा सा, यूके वगैरह में ज्यादा महंगा हो, दूसरी कंट्रीज में थोड़ा कम हो, लेकिन और उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ रूल ऑफ द थंब यूज कर सकते हैं, 8%, 10%, बिकॉज उसमें दो चीजें होती है, एक तो कोर्स का इन्फ्लेशन और एक करेंसी का इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, और इतने लंबे समय में वो क्या होगा, तो उसका एस्टिमेट आज लगाएं, लेकिन इसको रिव्यू करते रहिए। कम से कम साल में एक बार अगर आप उसको रिव्यू करते रहेंगे तो आप बिल्कुल। उसका एडजस्टमेंट कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, यहाँ पर आपने काफ़ी अहम बात कही, क्योंकि जब भी आप विदेश अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो एक करेंसी है जिसका आपको फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। ख़ैर, इसका गणित क्या है वो आगे हम समझेंगे हर से, लेकिन मौजूदा समय में, और प्रतिभा जी ख़ास तौर से अगर मैं पोस्ट पैंडेमिक की मैं बात करूँ, तो किस तरह से भारतीय बच्चों का पढ़ाई-लिखाई के लिए भारत में कोर्सेज़ को लेकर दिलचस्पी या रुचि बढ़ना, और साथ ही बाहर विदेश में जाकर किस तरह के कोर्सेज अपनाना, कौन कौन से देश अपनाना, बिकॉज हमने देखा है कि पैंडेमिक के बाद ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय बच्चों को बुला रहे हैं कि आप आके जो है कोर्सेज और पढ़ाई लिखाई हमारे देश में कीजिए। ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज कोर्सेज भी निकाले जा रहे हैं, और भारतीय बच्चे जो हैं अब केवल यूएस ही नहीं जा रहे हैं, तमाम तरह के देश भी जा रहे हैं जहाँ पर वो अलग अलग तरह की स्पेशलाइज कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज भी करना चाहते हैं। फिलहाल सिनेरियो क्या है, ज़मीनी हकीकत मुझे बताइए कि किस तरह के कोर्सेज ट्रेंड में हैं भारत में, विदेश में, और भारतीय बच्चे प्रतिभा जी कहाँ कहाँ, किन किन देशों में किस किस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, जरा दोनों तरह के सिनेरियोज बताइए हमें। सॉरी, पहला सिनारियो तो ये है कि बच्चे इस वक्त बहुत एस्पिरेशनल है, फैमिलीज भी बहुत एस्पिरेशनल है, और पूरा दुनिया में अब एक अच्छा एक मकाम बना लिया है हमारे स्टूडेंट्स ने। हम मेहनती भी हैं, इंग्लिश को बहुत अच्छे से, इट्स अ नेटिव लैंग्वेज इन सम वेज, और हम हर काम करने को तैयार हैं। तो इसकी वजह से वी आर मतलब इंडियंस हर जगह वेलकम है। इस वक्त स्टूडेंट्स का एक इंजीनियरिंग की तरफ से झुकाव अभी भी बढ़ता जा रहा है, बट अब प्योर इंजीनियरिंग की जगह आज डेटा साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये कोर्सेज का ज्यादा चलन हो गया है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो एक है ही, बट आजकल डेटा साइंस, एनालिटिक्स जो हर टाइप ऑफ करियर में यूजफुल है, उसका बहुत ज्यादा, मतलब अगर एक्सपोनेंशियली अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इस वक्त पॉपुलर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर एक चीज में हम देख रहे हैं इसका विकल्प ज्यादा हो रहा है, इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। एंड हर यूनिवर्सिटी इस वक्त एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रही है, जो पहले कहते थे आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बिना आप कर ही नहीं सकते, आज खाली मैथ्स के साथ भी आप डेटा साइंस कर सकते हैं, खाली फिजिक्स मैथ्स के साथ कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटीज भी अब इतनी रिजिड नहीं रह गई हैं। एंड जो मुल्क हमें लॉन्ग टर्म दे रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत यूरोप में इस वक्त लोगों की शॉर्टेज है, तो इस वक्त इंडियंस के लिए बहुत अच्छा एक जगह बन गई है जहां हमें एडमिशन्स भी मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं, और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों का स्टे ऑप्शन भी मिल रहा है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स के पास बहुत चॉइस है। बट एक ये कहने के बाद मैं थोड़ा सा एक नोट ऑफ कॉशन भी देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी, इतनी जल्दी बाहर जाने की तैयारी मत करिए। थोड़ा सोचिए कि आपके पर्सनालिटी को क्या सूट करता है। एंड जॉब्स हैं, बट हम जो देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेड या मास्टर्स के बाद ज्यादा जॉब्स हैं। तो बजट, जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने बोला, बजट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आप लोन लें या जो भी आप पैसा खर्चा करना चाहें, उसका सबसे ज्यादा यूजफुलनेस हो। तो आप एक ट्यूशन का भी खर्चा है, वहां रहने खाने का भी खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि भी खाली एक, जैसे 12th के बाद बच्चे जाते हैं
3 साल 4 साल में डिग्री हो गई एंड उनको लगता है बस इसके बाद तो मुझे सीधा जॉब मिल जाएगा। इतनी जल्दी वो नहीं हो रहा है। पोस्ट ग्रेड और जिसको हम मास्टर्स कहते हैं उसकी भी जरूरत है। तो मेरा खाली एक इम्पोर्टेंट जो मैसेज है, आप दोनों के लिए विचार करिए कि अंडरग्रेड या बैचलर्स डिग्री आफ्टर 12th और फिर पोस्ट ग्रेड 3 या 5 साल का आपको बजट रखना चाहिए। इस वक्त इंजीनियरिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और इवन साइकोलॉजी का अगेन बहुत बोलबाला हो गया। आदमी को समझ आ गया कि मेंटल हेल्थ, वेलबींग के ऊपर भी बहुत रिसर्च हो रही है एंड बिल्कुल। कोविड के मेंटल वेलबींग बिल्कुल। की पूरी हर इंस्टीट्यूशन में डिमांड है। बिल्कुल। तो नई तो तरह ये के एक नया कोर्सेज भी आ रहे हैं और नई तरह के देश भी हैं जहां पर अब भारतीय बच्चे अपना रुख दिखा रहे हैं। कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तमाम जगह हैं जहां पर बच्चे जो है प्रेफर कर रहे हैं जाना। पहले अमूमन हम देखते थे कि यूएस और यूके की ओर ही रुख किया जाता था। हेमंत, आपके पास आऊँगी क्योंकि थोड़ा सा एजुकेशन लोन में कितना इजाफा हुआ है, खासतौर से कोविड के बाद से अगर कोई आंकड़ा आप मेरे साथ साझा कर सकें, किस किस तरह की पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये डेटा आप लोगों के पास भी आता होगा, लोन लिया जा रहा है और क्या टिकट साइज है, अगर कुछ आप हमारे साथ साझा कर सके तो। कविता, इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बस एक डेटा पॉइंट शेयर करना चाहता था आपके साथ, क्योंकि बैंक बाजार ने इस पे काफी रिसर्च कर रखा है। सो हर्ष जी जो बता रहे थे इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसके बारे में हमने रिसर्च किया था। एक 2003 का हमने नंबर लिया। ये एक 2 ईयर MBA प्रोग्राम था 2003 में, एक बहुत ही फेमस बिजनेस स्कूल का, और उनके 2 साल के प्रोग्राम का जो टोटल कॉस्ट था, ट्यूशन फी वगैरह, वो 3 लाख था। और 10 साल बाद वो बढ़ के करीब 17 लाख हो गया, और 10 साल बाद मतलब आज 2023 के जो प्राइसेस हम देख रहे हैं वो करीब 25 लाख है। तो ये जो एवरेज इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं वो करीब 11% था ओवर 20 ईयर्स। ये करीब एवरेज इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 11% है इस कोर्स में। और अगर हम इसी चीज को एक्सटेंड करें, अगर 11% अज्यूम करके चले कि इसी रेट पे अगर वो एजुकेशन महंगा होता जाएगा, तो 10 साल और अगर बीत गए तो यही सेम कोर्स जो 20 साल पहले 3 लाख का था, वो 10 साल के बाद 70 लाख का हो जाएगा। आप उसमें 10 लाख और 10 साल और ऐड कर देंगे तो वो करीब 2 करोड़ का हो जाएगा। तो ये बस एक डेटा पॉइंट में शेयर करना चाहता था, जिससे लोगों को समझ में आए कि इस इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम से इसके बारे में कैसे प्लान किया जाए और कौन से नंबर्स उनको दिमाग में रखने चाहिए ताकि वो अपनी बैकवर्ड प्लानिंग कर सकें। Coming back to your question, interestingly कविता, एजुकेशन लोन्स जो है रिसेंट क्वार्टर्स में इट वाज ये सबसे स्लो ग्रोइंग कैटेगरीज में से एक थे। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज थे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और एजुकेशन लोन में थोड़ा सा हमने स्लो डाउन देखा है। वो उसी रेट पे नहीं ग्रो कर रहे हैं जिस तरह से दूसरे लोन कैटेगरीज ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली सिक्योर्ड लोन्स, होम लोन जैसे हो गया, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिटेल लोन्स का और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन्स में थोड़ा स्लो डाउन आया है। दूसरी बात कि आप किस तरह के लोन्स ले सकते हैं, एवरेज टिकट साइजेस क्या हैं। देखिए, हर बैंक आपको ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक एजुकेशन लोन प्रोडक्ट देगा। अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स को देखेंगे तो उनके पास कई अलग अलग तरह के एजुकेशन लोन्स होते हैं। आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे IIM, IITs, एम्स वगैरह पढ़ने के लिए आपको एक किस्म का लोन स्कीम दिया जाएगा। अगर आप एक ऑर्डिनरी सा एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उसके लिए एक अलग स्कीम होगा। अगर आप अपस्किलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और स्कीम होगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई और स्कीम होगा। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट बैंक्स स्पेशली जो हैं, उन्होंने इन स्कीम्स को कैटेगराइज कर रखा है और आपको अपने जरूरतों के हिसाब से इन स्कीम्स में अप्लाई करना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स में हम ये कैटेगराइजेशन थोड़ा कम ही देखते हैं। ज्यादातर वो आपको 1 या 2 लोन स्कीम्स देंगे जिनमें से आपको चुनना होगा आपकी जरूरतों के हिसाब से। और जो एवरेज टिकट साइजेस हैं वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर अब्रॉड जा रहे हैं या डोमेस्टिकली पढ़ रहे हैं। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। अपस्किलिंग कोर्सेज का ऑब्वियसली जो टिकट साइज होगा वो और भी कम होगा, बट जो डोमेस्टिकली जो हम टिपिकल बेंचमार्क्स देख रहे हैं वो करीब 4 से 5 लाख होते हैं, 7 लाख तक होते हैं। और अब्रॉड जाने के लिए आई डोंट थिंक उसमें कोई लिमिट है।
आप कितना बोरो कर सकते हैं ये सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बोरोवर हैं, आप पर कितना भरोसा कर सकता है लेंडर। सो अगर आपका अच्छा इनकम है, अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है, अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल है, अगर आपके पास एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ऑफर लेटर है, तो आपको बड़े लोन्स लेने में भी, मतलब हम तो देख रहे हैं करोड़ों तक भी फाइनेंस किए जाते हैं, तो आपको उन लोन्स को भी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। कविता। चलिए, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, वैसे अगर एजुकेशन लोन में कमी आई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम तो यही अज्यूम करेंगे कि लोग जो है इस बड़े लक्ष्य के लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर हर्ष, आपके पास मैं आऊँगी और जानना आपसे हम यही चाहेंगे कि अब जो प्रक्रिया है, ठीक है, अगर किसी को लेना है एजुकेशन लोन तो किस तरह से प्रक्रिया फॉलो करें। तमाम तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ब्याज चेक कर सकते हैं, किस तरह के आपको ब्याज दर पर ये लोन मिल रहा है। लेकिन जानकारी हेतु एक पूरी प्रक्रिया अगर आप दर्शकों को समझाएं कि किस तरह से जो है ब्याज दर मिनिमम टू मैक्सिमम प्लेस्ड होती है, किस तरह के बैंक्स आपको किस तरह के ऑफर्स देते हैं, क्या कोलैटरल को लेकर कंडीशंस होती हैं, ये जानकारी दें। एक बार ये जो कमी आई है एजुकेशन लोन की ग्रोथ रेट में, ऐसे कमी नहीं आई है, जो जो रेट से ग्रो हो रहे थे वो कम हुआ है। और वो इसके लिए भी है कि द बैंक्स स्लो जा रहे हैं इस पे, चूंकि इसमें डिफॉल्ट काफी देखा जा रहा था। और एजुकेशन लोन जो है बहुत ही अलग टाइप का लोन है, क्योंकि एक नॉर्मल होम लोन ले, पर्सनल लोन ले, वो आज लोन देते हैं और उसका महीने भर बाद रीपेमेंट एक शुरू हो जाता है। एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन है जहां पे बैंक लोन आज देती है, कोर्स के दौरान हो सकता है कि वो ब्याज को भी सर्विस ना करे, और उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 साल के बाद उसका रीपेमेंट शुरू होता है। तो इट इज क्वाइट अ रिस्की लोन बैंक की पर्सपेक्टिव से, और इसमें इनको डिफॉल्ट भी काफी आए हैं, और ये भी एक वजह है लोन की कमी होने के क्योंकि कारण। हम एक पाठशाला, अब आप क्योंकि हर्ष हम एक पाठशाला कर रहे हैं तो, और क्योंकि आपने रीपेमेंट का यहाँ पे जिक्र भी किया और कैसे बैंकों को पैसे नहीं मिले हैं वापस, तो एक बार रीपेमेंट किस तरह से शुरू होती है वो भी एक बार समझा दीजिए और उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। तो रीपेमेंट नॉर्मली क्या होता है कि 2 टाइप के लोन होते हैं। ओके, पहला लोन वो होता है जिन लोगों के पास इनकम नहीं है, कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, और जिनको सिर्फ अपने एडमिशन, वो होनहार और मेधावी छात्र हैं, लेकिन उनकी परिवार के पास सिक्योरिटी नहीं है या इतनी इनकम नहीं है कि वो उस इनकम के बेसिस पे उनको वो एजुकेशन लोन मिल जाए, तो उनको अपने कोर्स के बेसिस पे वो लोन लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को टिपिकली पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन मिलता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एक मॉडल एजुकेशन लोन बनाया है, और उसके तहत चाहे आप इंडिया में कोर्सेज करें चाहे ओवरसीज करें, उसके तहत मिलता है। उसके तहत आपको सरकार के तरफ से फॉर लोअर इनकम जो हैं, जिनकी इनकम 4.5 लाख से कम है, उनके लिए कंप्लीट इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है। इंटरेस्ट पेमेंट सरकार करती है ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड, एंड कोर्स पीरियड खत्म होने के 1 साल तक। उस दौरान जितना भी ब्याज लगता है उसका पेमेंट सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इफ हाउस होल्ड इनकम उनकी 4.5 लाख से कम हो। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट सब्सिडी। दूसरी, जिनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अप टू 7.5 लाख गवर्नमेंट जो है एक सिक्योरिटी देती है कि 75% ऑफ द लोन की गारंटी गवर्नमेंट लेती है, और उसके बेसिस पे बैंक्स लोन देती है। बैंक्स 25% की रिस्क लेते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट 75% की रिस्क लेते हैं। ये उन छात्रों के लिए है जिनके परिवार के पास कोलैटरल सिक्योरिटी, टेंजिबल कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये, अगर ये टाइप के लोन आपको लेने हैं तो एक कॉमन पोर्टल बना हुआ है, vidyalakshmi.co.in, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, कॉमन पोर्टल फॉर एजुकेशन लोन्स मिल जाएगा आपको, और उसके थ्रू आप कई बैंकों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट सब्सिडी चाहिए तो पोर्टल है jansamarth.in। उसके लिए आपकी हाउस होल्ड इनकम सर्टिफाई होनी चाहिए एक रेलेवेंट गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है उन लोगों के लिए
जो जो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फिर आते हैं उन लोगों पर जो एक नॉर्मल लोन प्रोसेस की तरह लेंगे, जिनके पास सिक्योरिटी है, उनका अपना घर है जिसपे लोन ना हो या लोन बहुत कम हो, या उनके पेरेंट्स की अच्छी इनकम है। तो ऐसे लोगों के लिए एक नॉर्मल एजुकेशन लोन मिल सकता है जिसमें कोलैटरल सिक्योरिटी देना होगा। हर केस में पेरेंट्स को तो को बोरोवर बनना ही पड़ेगा, चाहे वो पहले वाले हो जो सब्सिडी वाला हो, या नॉन कोलैटरल सिक्योरिटी हो जिसमें 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता हो, या फिर ये जो मैंने कहा, पेरेंट्स तो नॉर्मली को बोरोवर बनना ही पड़ता है। और ये जो ऊपर का लोन है जो उन छात्रों के लिए है जिनका परिवार अफोर्ड कर सकता है, जिनकी इनकम है, जिनका सिक्योरिटी है, तो उनके लिए ब्याज की दर अलग है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उस मार्केट में काफी एक्टिव हैं। तो ब्याज की दरें जहां तक सवाल है, बहुत डिपेंड करता है। जैसे अभी बताया कि अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडिया की ही नहीं ओवरसीज भी, अगर प्रीमियर आप हार्वर्ड में जा रहे हैं, स्टैनफोर्ड में जा रहे हैं, तो उसकी रेट अलग होगी। ये जो आईबीए की स्कीम है उसमें गर्ल्स के लिए भी कुछ कंसेशन देते हैं। तो रेट्स वेरी लिटरली फ्रॉम एज लो एज 8% टू एज हाई एज 12.5%। तो मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और रीपेमेंट हमने शुरू की थी, आपने बात की थी, तो रीपेमेंट नॉर्मली 1 साल के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद, नौकरी लगने तक, या 1 साल जो भी पहले हो जाए, उसके बाद उसको जितना भी ब्याज कोर्स के दौरान है उसको ऐड कर दें अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो, और उसको लोन अमाउंट मान के इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। पेमेंट का समय 8 से 15 साल हो सकता है, 15 साल तक अलाउड है अंडर द आईबीए मॉडल। और उसमें भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, हो सकता है कि वो अगर दूसरे कोर्स के लिए जाएं, अंडर ग्रेजुएशन के बाद नेक्स्ट कोर्स के लिए जाएं, तो उस चीज के लिए भी आप प्रोविजन इसमें रीपेमेंट में उसका प्रोविजन आप करिए। अब वो कितना ग्राउंड पे लागू होता है, नहीं लागू होता है, ये एक अलग किस्सा है। हमको ये ध्यान रखना है, अनलाइक अ होम लोन या पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन रेशनड आइटम। तो इसमें कागज पे कुछ और है, एक्चुअल हकीकत में एक्चुअली उसमें कितना मिलता है ये देखने की बात होता है। और आपकी इंस्टीट्यूट कितनी अच्छी है, आपके एजुकेशन कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस कैसे हैं, उसके बेसिस पे जो है बैंक रिएक्ट करते हैं। जी, आप कितना हर्ष की बात पे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि भले ही यहाँ पर डिमांड में कमी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन वो जैसे कि गिनाया फैक्टर्स हर्ष ने भी और शुरुआत में हिम्मत ने भी उजागर किया कि जिस तरह से बैंक्स भी इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर सबसे बड़े रीपेमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, ज़मीनी हकीकत के आप भी बहुत करीब हैं। बताएं अगर आपके पास भी इस तरह के कोई किस्से हैं तो। मैं जो आजकल देख रही हूँ वो पेरेंट्स काफी यंग एज से प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उससे उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा है, एंड वो अपना फाइनेंशियल से ही, खुद के फाइनेंसेस से कोशिश करते हैं कि लोन ना लेना पड़े, क्योंकि दैट इज उनके लिए आजकल जो ये इक्विटी में या जो म्यूचुअल फंड्स आजकल शुरू हुए हैं फॉर एजुकेशन, उससे उनका ज्यादा आई एम सीइंग कि उससे ज्यादा वो फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, और उससे उनका मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। तो लोन की जरूरत इतनी नहीं पड़ रही है जो पेरेंट्स थोड़े प्लानिंग से चलते हैं। और आजकल प्लानिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हमारे पास 8वीं जमात से फैमिलीज आने शुरू हो जाती हैं कि भी 12th के बाद हमें कहाँ भेजना है, या फिर 11-12 के बच्चे आने शुरू हो जाते हैं कि भी हम डिग्री यहाँ करेंगे, हम पोस्ट ग्रेड कहाँ करेंगे। तो ये पहले जो 1 साल की प्लानिंग होती थी कि आज आए और हम मई में आए और अगस्त में अप्लाई कर रहे हैं, ये आजकल नहीं हो रहा है। फैमिलीज भी 3-4 साल की प्लानिंग के साथ आती हैं, तो उनका फाइनेंशियल्स काफी
हद तक इन्वेस्टेड होता है, तो लोन की जगह वो इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिलायंस है, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा कहता है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा हमें खाली गाइड करना पड़ता है कि आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चुनिए, आप अपने बजट के हिसाब से कंट्री चुनिए, बिल्कुल। ताकि आपको इतना स्ट्रेस बिल्कुल। नहीं लेना पड़ता है। बिल्कुल। नहीं, कहीं न कहीं मेरे ख्याल से अगर लोग इसकी योजना बनाते हैं और उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके लिए अच्छी बात है। हेमंत, हर्ष, लगातार हम इस तरह के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहते हैं, सही मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, तो कहीं न कहीं उसका फल दिखाई दे रहा है। लेकिन हेमंत, क्योंकि हम भारत में ना किसी भी तरह के कर्ज को अच्छा नहीं मानते, ठीक है, भले ही वो गुड लोन, होम लोन क्यों ना हो, किसी भी तरह का कर्ज आपके लिए अच्छा नहीं होता। अब अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि एजुकेशन लोन की अदायगी को लेकर भी कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, इस तरह के लोन का आपकी क्रेडिट रेटिंग के साथ किस तरह का नाता है, किस तरह का संबंध है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कोई कनेक्शन है? जी, बिल्कुल। आपका पहला पॉइंट ये था कि लोग लोन लेना नहीं चाहते हैं, और आई थिंक इसका सिंपल इलाज ये है कि आप जो पीरियड है आपके बच्चे के कॉलेज जाने के समय तक, वो 10 साल, 15 साल या जितना भी आपके पास टाइम है, आप मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, और इसमें इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहा है। अगर हम 11%, 12% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो उस तरह के रिटर्न्स तो हमको सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट से दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, और वो है इक्विटीज। और इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप ये बड़े-बड़े गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। अभी लोन का आपके क्रेडिट स्कोर पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आप लोन ले रहे हैं तो आपको चुकाना पड़ेगा। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो बोरो किया है वो आप पूरी तरह से चुकाएं, और नहीं चुकाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, आपके क्रेडिट स्कोर पे वो असर आएगा। तो अगर आपने ये लोन खुद लिया है, तो आपके नाम पे ये असर, आपके क्रेडिट स्कोर पे असर आएगा। अगर आपके पेरेंट्स ने या फैमिली मेंबर्स ने ये लोन लिया है, तो उनके क्रेडिट स्कोर पे असर आएगा। तो इसके अराउंड जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपने जो भी लोन लिया है उसको आप चुकाने की पूरी प्लानिंग करें। हर जी ने जैसे बताया कि आपके पास 1 साल तक का समय रहता है, नॉर्मली मोरेटोरियम मिलता है आपको, जिसमें आप अपनी करियर प्लानिंग करके आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, और उसके बाद आप ईएमआई चुकाना शुरू कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और था कविता, वो ये है कि कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि लोग डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स भी लेते हैं कभी-कभी, बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, और वहां पे उनके करेंसी में वो लोन्स लेते हैं, और फॉरेक्स फ्लक्चुएशन से उनको दिक्कतें आती हैं। बट अगेन, आपने अगर डॉलर में चुकाया है और आप रुपए में, डॉलर में आपने बोरो किया है और रुपए में आप चुका रहे हैं, तो आपको दिक्कतें तो आनी है फ्यूचर में, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू होता रहता है ओवर टाइम। तो इसमें आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाएं, अपने सेविंग्स बढ़ाएं, और आपको जो भी जरूरत पड़े रिपेमेंट टाइम पे करने की, आप उन सारी चीजों को करें, ताकि आप पर वो डेट का स्ट्रेस ना आए और आपको ये डेट चुकाने के लिए दूसरे लोन्स ना लेने पड़े। कविता कही कि एक लोन को चुकाने के लिए, एक कर्ज को चुकाने के लिए ये नौबत ना आ जाए कि आपको और कर्ज देना पड़ रहा है, और इसीलिए हमने एजुकेशन लोन को लेके ये संपूर्ण पाठशाला की, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें शिरकत करने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आज। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगर आपने भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेने का कोई निर्णय अभी फ़िलहाल लिया है, तो इस चर्चा के ज़रिए आपको जितने भी सवाल आपके जहन में आए हो, उनका आपको निवारण मिल गया हो, समाधान मिल गया हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर लाइव देखते हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही पुराने शोज़ भी अगर आप चाहें तो वो भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक अभी, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि छोटी बचत योजनाओं में किस तरह के बदलाव हुए हैं और ये बदलाव क्यों हुए हैं, इन बदलावों से आपको किस तरह का फायदा होगा। विस्तार से बात होगी, विश्वजीत पराशर मेरे साथ जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद।